नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। आज हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए भूगोल विषय के एक और सिद्धांत जो कि जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, हमने माल्थस, उसके बाद नव माल्थसवादी और एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी यानी अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है, इस पर बात करने वाले हैं। कौन कौन से विद्वान इससे संबंधित है और एडविन केनन का क्या नजरिया है, कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन और डाल्टन इस सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं रही और कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, इन सब पर आज बात करेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या कहती है ये सिद्धांत, क्या थ्योरी है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को सामान्य तौर पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, यानी जनसंख्या में वृद्धि ना हो, जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में अनुकूल रहे, इस सिद्धांत की यही प्रमुख बात है। अब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का हम सबसे पहले बात करेंगे। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? एडविन कैनन ने दिया। ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रश्न आता है अनुकूलतम जनसंख्या का जनक कौन है? एडविन कैनन है। तो एडविन कैनन ने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया और एडविन कैनन के बाद इस सिद्धांत में कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन, डाल्टन ने एडविन कैनन की बात का समर्थन किया है। तो पहले तो कौन कौन से विद्वान इससे संबंधित हैं? तो एडविन कैनन इस सिद्धांत का जनक है और कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन और डाल्टन जो है एडविन कैनन की बात का समर्थन करते हैं। तो मैंने पहले बात की कि यह सिद्धांत जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी के साथ भी सम्मिलित किया जाता है। अब ये क्या करते हैं, इस सिद्धांत में ये सब जनसंख्या के आकार और उसकी वृद्धि को, जनसंख्या के आकार व उसकी वृद्धि को राष्ट्रीय आय के साथ जोड़कर देखते हैं। किसके साथ? राष्ट्रीय आय के साथ। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिन देशों में जनसंख्या अनुकूलतम होगी वहां राष्ट्रीय आय जो है उसकी जो संभावना है वो अच्छी होती है और देश के विकास में जो है वो अधिक जो है योगदान दे सकते हैं। तो ये सिद्धांत क्या करता है? जनसंख्या के आकार में वृद्धि को नेशनल इनकम के साथ जोड़कर देखता है। पहली बात, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कहते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति जहां आय, किसी देश में व्यक्तियों की आय अधिकतम होगी, वो जो स्तर होता है वो अनुकूलतम जनसंख्या का स्तर होता है। यानी राष्ट्रीय आय का अधिक होना, जिस देश में यह प्रति व्यक्ति अधिक होगी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति पर पर्सन इनकम की बात हो रही है, पीपीआई की बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय जहां अधिक होगी राष्ट्रीय, उस देश में जनसंख्या क्या होगी? अनुकूलतम होगी। तो वहां जनसंख्या अनुकूलतम होगी क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को आप सामान्य तौर पर मानव विकास के साथ जोड़कर भी देखते हैं। हम मानव विकास में इसकी बात करके आए हैं कि मानव विकास के सिद्धांत के साथ उसका जो पहला घटक है वो प्रति व्यक्ति आय है, जिसको डॉलर में या क्रय शक्ति में मापा जाता है। तो ये सिद्धांत करता क्या है कि जनसंख्या के आकार में वृद्धि को राष्ट्रीय आय से सम्मिलित करता है और कहता है कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जहां अधिक होगी जनसंख्या अनुकूलतम होगी। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ से भी संबंधित है और दिया किसने है? एडविन कैनन ने। और कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्सन और डाल्टन इससे क्या है? संबंधित है। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशन है। क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या अजम्पशन है, इस पर बात करते हैं। इस सिद्धांत की पहली मान्यता यह है कि कार्यशील जनसंख्या के, जो जनसंख्या कार्यशील करती है, यानी 15 से 59 वर्ग की बात हो रही है, कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता, कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता जनसंख्या में अगर वृद्धि हो तो यह परिवर्तित नहीं होती।
यानी कार्यशील जनसंख्या सदैव उतनी ही रहती है। पहली मान्यता ये ध्यान रखेंगे कि कुल जनसंख्या में वृद्धि होने पर कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता यानी उनके काम करने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पहली मान्यता ये है। दूसरी मान्यता, किसी भी देश में अगर जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या वृद्धि हो जाए, तो वहां के संसाधनों में, वहां की पूंजी में, वहां के श्रम में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे पूंजी हो, चाहे संसाधन हो, चाहे श्रम हो। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ उस वहां के देश में संसाधनों, पूंजी, श्रम, यहां तकनीक और ज्ञान भी आप बात कर सकते हैं, यहां आप तकनीक और ज्ञान की बात भी कर सकते हैं। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहली एजम्पशन क्या है कि कार्यशील जनसंख्या की कार्य क्षमता नहीं परिवर्तित होती जनसंख्या बढ़ने पर, और उनके देश के संसाधन, पूंजी और तकनीक ज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये दो मान्यता है। तीसरी मान्यता बड़ी शानदार है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है कि ये जनसंख्या जो आप देख रहे हैं, कार्य क्षमता भी इसकी नहीं घट रही, परंतु इसका अनुपात भी नहीं घट रहा। कुल जनसंख्या में इसका अनुपात कम नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो तीन मान्यताएं क्या है, ये है पहली कि जनसंख्या की कार्य क्षमता नहीं बढ़ती, कार्यशील कितने वर्ग वाली 15 से 59, जनसंख्या वृद्धि के संसाधन, पूंजी, श्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसके अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ये तीन मान्यताएं एडविन कैनन जो है अपने सिद्धांत में लेकर चलता है, अनुकूलतम जनसंख्या को लेकर। अब हम आगे सिद्धांत में बात करेंगे, ये सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत में पहली बार विवेचना करते हैं सिद्धांत की, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की क्या है प्रमुख चीजें। यह सिद्धांत जनसंख्या को श्रम मानता है। यह कहता है कि जनसंख्या जो है वो श्रम है, और श्रम का मतलब काम से है। जनसंख्या जितना अधिक जो है काम करेगी, उस देश में राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, और राष्ट्रीय आय ज्यादा होने से वो देश जो है एक समय पर आकर उस पीक पॉइंट को छू लेगा जहां जनसंख्या सदैव अनुकूलतम रहती है। तो जनसंख्या को सदैव श्रम मानती है ये। और इस सिद्धांत के कुछ नियम है। पहली बात, हम हमेशा जब एडविन कैनन की बात करेंगे तो वो जनसंख्या को सदैव संसाधनों से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? संसाधनों से रिलेट करता है। वो कहता है कि संसाधनों का उच्चतम उपयोग हमेशा अनुकूलतम जनसंख्या का मात्रक रहता है। वो कहता है कि संसाधनों का उच्चतम उपयोग हमेशा जनसंख्या के लिए अनुकूलतम जनसंख्या का जो है वो मात्रक रहता है। इस बात पर ध्यान रखेंगे। वो कहता है कि अब ये संसाधन जो है, इसका उपयोग का मतलब है, संसाधन के उपयोग का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो हम अधिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। कोई एक अच्छी वस्तु को जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे तो उनमें से एक संसाधन का हम उच्चतम उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जनसंख्या और संसाधनों की बात करता है और उसे प्रति व्यक्ति आय से जोड़ता है। और ये लोग जनसंख्या को क्या मानते हैं? जनसंख्या को श्रम मानते हैं। बात मानेंगे। और जनसंख्या का स्वरूप बदलता है। अभी हमने बात की थी पीछे तीन मान्यताओं में, जनसंख्या बदल रही है परंतु उसकी कार्य क्षमता, परंतु देश में संसाधन वृद्धि नहीं करते हैं। ये कहता है कि संसाधन वृद्धि नहीं करते, संसाधन परिवर्तित नहीं होते हैं, संसाधन उतने ही रहते हैं, संसाधन परिवर्तित नहीं होते हैं। संसाधनों को अनुकूलतम जनसंख्या के साथ जोड़कर देखते हैं। ये कहता है कि यदि जनसंख्या या श्रम की कमी होती है तो संसाधनों का उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा सकता। अब ये दूसरी बात पर भी चल रहा है और पहली बात पर भी चल रहा है कि जनसंख्या अगर कम भी होती है तब भी संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, और जब संसाधनों का उपयोग नहीं होगा तो उस देश में उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होगा तो संसाधनों में जो है वो
उसकी अवशिष्ट या उसमें वेस्टेज जो है वो बढ़ने लगती है। वो तो हमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है इसके अंदर। और यदि जनसंख्या या श्रम में वृद्धि होती है, यदि जनसंख्या या श्रम में वृद्धि होती है तो कई बार संसाधनों की कमी में भी आ जाता है, तो उतने संसाधन मिल नहीं पाते, संसाधनों की कमी भी हो जाती है, जिससे भी क्या है जनसंख्या पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो अब कम होने लग जाएगी। तो वो कहता है कि संसाधन चाहे कम हो या संसाधन अधिक उपयोग हो, परंतु बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु के ऊपर जनसंख्या जो है वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर जाएगी, और उसी जनसंख्या को ये अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। तो एडविन कैनन इस बात पर ध्यान रखता है कि जनसंख्या और संसाधन का उपयोग और संसाधनों को किससे जोड़ता है, प्रति व्यक्ति आय से जोड़ता है। प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो पाएगा, परंतु वो विपरीत भी बात कहता है कि अगर संसाधन या जनसंख्या कम है तो संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाएगा, उससे उत्पादन घट जाएगा। तो कम में भी बात नहीं हो रही, ज्यादा में होगी तो संसाधनों की कमी आ जाएगी। वो कहता है परंतु एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर संसाधनों और जनसंख्या के बीच बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मिलन होगा या उच्चतम उपयोग होगा, सभी संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होंगे। उस बिंदु पर जो जनसंख्या होगी उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा गया है एडविन कैनन के द्वारा। अब हम तीन परिभाषाओं पर बात करेंगे। तीनों परिभाषाएं क्या कहती हैं, इसमें एक डाल्टन का एक सूत्र भी है। तो एक परिभाषा पर बात करेंगे हम एडविन कैनन पर, एडविन कैनन की परिभाषा पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम डाल्टन की परिभाषा पर। तीसरी बात करेंगे हम कार्ल सैंडर्स की परिभाषा पर। तो एडविन कैनन, डाल्टन और कार्ल सैंडर्स की क्या क्या परिभाषा है। यह कहता है कि अनुकूलतम बिंदु वो होता है, एडविन कैनन कहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु वो बिंदु होता है जहां जनसंख्या और संसाधनों के बीच, जहां जनसंख्या व संसाधनों के बीच अधिकतम समन्वय हो। यानी ये अनुकूलतम जनसंख्या को संसाधनों से जोड़कर देखता है कौन, एडविन कैनन। डाल्टन कहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जहां लोगों में प्रति व्यक्ति अधिकतम आय होती है। यानी ये प्रति व्यक्ति अधिकतम आय से अनुकूलतम जनसंख्या को जोड़कर देखता है। अब डाल्टन इसे एक सूत्र के माध्यम से भी बताता है। वो कहता है कि m = a - o/o, यानी इसका जो मान है, मेजरमेंट जो है, यहां a का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन, वास्तविक जनसंख्या, और o का मतलब है अनुकूलतम जनसंख्या। वो पहले वास्तविक में से अनुकूलतम जनसंख्या को घटाकर उसी अनुकूलतम जनसंख्या से भाग देता है, और जो बिंदु आता है उस बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय को मापता है। तो ये किसका सूत्र है, डाल्टन का सूत्र है। तो तीसरी परिभाषा इसमें कार्ल सैंडर्स की है। कार्ल सैंडर्स ने सन 1922 में एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा, या एक जो है अपना पुस्तक, उसको आप मान सकते हैं, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स नाम से उसने एक पुस्तक लिखी है। और इसमें कहा है, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। इसमें कार्ल सैंडर्स ने अनुकूलतम जनसंख्या को एक अलग तरीके से परिभाषित किया है। वो कहता है कि किसी देश की वास्तविक जनसंख्या अगर आदर्श जनसंख्या से अधिक है, किसी देश की वास्तविक जनसंख्या उसकी आदर्श जनसंख्या से क्या है, यानी उसकी अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है। ध्यान रखेंगे, किसी देश की वास्तविक जनसंख्या उसकी अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है तो हमेशा जनसंख्या अति जनसंख्या होगी, यानी वो संसाधनों का उच्चतम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यदि ये कम है
तो उत्पादन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये परिभाषाकार सैंडर्स की है। 1922 में उसने अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स में इस बात का जिक्र किया कि यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से ज्यादा है तो संसाधन जो है उसका उपयोग जो है वो लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं उतने हैं नहीं तो भी नहीं होगा। वो कहता है अगर जनसंख्या कम है तो संसाधन ज्यादा है तब भी उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो रहा। तो वो दोनों बातों को लेकर चलता है। वो कहता है वही मैं उसी बिंदु की बात करूंगा कि वो बिंदु एक ऐसा होगा जहां ये जनसंख्या अनुकूलतम होगी। अब जब ये सिद्धांत दिया गया इसके बाद बहुत से लोगों ने इस पर विवाद भी खड़ा किया। समस्याएं क्या आई, पहली बात ये आई कि लोगों ने इसे धारणा बता दिया कि वास्तव में ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक धारणा एक मान्यता है जो दिमाग में है। ये कहते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो कभी कारणों का पता नहीं लगता, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो संसाधनों की आपूर्ति हो, चाहे वो आर्थिक हो, कृषि हो, किसी भी कारण से आप उसको ये नहीं बता सकते कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। वो कहते हैं कि ये एक धारणा है, एक सामान्य बात है और इस बात पर ये सारा सिद्धांत दिया गया। तो पहली समस्या ये आई। दूसरा ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का अनुपात बराबर रहता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे आप 15 से 59 के वर्ग की ये बात कर रहे हैं, परंतु जब आप बिल्कुल अंतिम स्तर पर होंगे कार्यशील जनसंख्या की उम्र में, तब जनसंख्या उतना काम नहीं कर पाती जितना उसे करना चाहिए। तो उसकी क्षमता में भी गिरावट आती है, उसका अनुपात भी बदलता है, क्योंकि अधिक बच्चों के जन्मने से कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है बिगड़ जाता है, और अगर अधिक लोग मर भी जाएं तब भी जनसंख्या का अनुपात जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये सिद्धांत पर 3-4 समस्याएं भी पैदा हुई। और एक बात ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय अधिकतम हो जाएगी, चलो मान लीजिए हो भी गई, परंतु ये उसके विवरण को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे कि कितने डॉलर पर है, क्या है, कैसे बढ़ेगी। अगर जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है, भूमि कम है, वहां हम आय कैसे बढ़ाएंगे, जिन देशों में भूमि ज्यादा है, जनसंख्या कम है, वहां आय ज्यादा हो सकती है। इस बारे में सिद्धांत ने कोई जिक्र नहीं किया। यह सिद्धांत सिर्फ 3-4 बातों पर रहा। एक तो उन्होंने इसको आय के साथ जोड़ा, एक इन्होंने इसको उत्पादन के साथ जोड़ा, एक इन्होंने इसको उपयोग के साथ जोड़ा, संसाधनों के प्रति व्यक्ति आय के साथ जोड़ लिया, परंतु एक्चुअल उसका विवरण ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए लोगों ने सिद्धांत को धारणा या मान्यता पर ही आश्रित रखा, किसी दूसरे बिंदु पर नहीं। तो ये एक छोटी सी थ्योरी थी हमारे सिलेबस में, और प्रश्न जो है मेरे हिसाब से एडविन कैनन से आ जाएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है, एडविन कैनन ने दिया है। तो ये एक अन्य थ्योरी हमारे पॉपुलेशन वाले पॉइंट में से। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।